हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 3 मार्च के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA? फर्स्ट, it was signed in 2015 between Iran and 5 permanent members of UNSC, that is United Nations Security Council. Second, the agreement allowed Iran to accumulate uranium for research and to make heavy water reactor. And the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट क्यों है? 2015 में ये साइन किया गया था, लेकिन ईरान और ये 5 जो परमानेंट मेंबर है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक जर्मनी भी है जिसे कहते हैं P5+1। P5 मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर है वो, और उनके अलावा एक जर्मनी भी है। 5 परमानेंट मेंबर के अंदर US, रशिया, फ्रांस, UK एंड चाइना। तो ये 5 मेंबर के अलावा जर्मनी भी है जो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन किया था। इस एग्रीमेंट को पर्टिकुलरली एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ईरान न्यूक्लियर डील। तो इससे पहले ये सारे कंट्रीज जो है, यूएस ने एलिगेशन लगाए थे कि ईरान जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से ये सारे कंट्रीज जो है उन्होंने मिलके सैंक्शन लगाए थे, और फिर जाके ये शर्त रखी गई कि अगर ईरान को फिर से अपनी न्यूक्लियर एनर्जी जो है प्रोड्यूस करनी है और फिर से अगर सभी कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड कंटिन्यू करना है, तो ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करना पड़ेगा। और इसके अंदर ईरान के ऊपर कौन से सैंक्शन लगाए गए कि वो यूरेनियम को यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस, लेकिन वो इससे हैवी वाटर रिएक्टर नहीं बना सकते, बिकॉज ऐसा कहा जाता था कि ये हैवी वाटर रिएक्टर जो बना रहे हैं उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। तो ये हैवी वाटर रिएक्टर नहीं बनाना है, सिर्फ उसको पीसफुल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JCPOA। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू। तो ये कल के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, द वाइटल बट डेलिकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ईरान डील। तो रिसेंटली इससे पहले जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर्टिकुलर डील में से विड्रॉ करना चाहते हैं, हम फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये डील जो है वो फिर से न्यूज़ में आई थी। प्लस हमने इससे पहले देखा था कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी वहाँ पे इंस्पेक्शन के अंदर बहुत सारे इश्यूज खड़े कर रहा है। तो इस वजह से ये आर्टिकल जो है वो पूरा इस डील के बारे में ही दिया गया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ E3 ग्रुप फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज? ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी इटाली। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, इटाली। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे अभी आपको पता चला कि P5+1 के अंदर ये 3 कंट्री जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अब ये E3 ग्रुप जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है किस तरीके से यूएस ने जब विड्रॉ किया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में से, तो ये E3 ग्रुप जो है उन्होंने भी कहा है कि अब यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म सेट किया गया वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंस्टेक्स? फर्स्ट, it is an international stock exchange established in India. Second, companies can trade in international currencies within this stock exchange. And the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये E3 ग्रुप जो है उनके द्वारा एक मैकेनिज्म सेट किया गया, तो ये वही है। अब ये आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिलेगा। इंस्टेक्स का पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। जब यूएस ने ये डिसाइड कर लिया कि हम फिर से सैंक्शंस लगाएंगे और उन्होंने फोर्सफुली दूसरी कंट्रीज को कहा कि यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग विद ईरान, तो उस टाइम पे ये 3 यूरोपियन कंट्रीज जो है उनके द्वारा जनवरी 2019 में ये इंस्टेक्स जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। उसके अंदर ये डील थी कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो फिर से ईरान के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ईरान जो है उसको हमें ऑयल जो है वो सेल करना पड़ेगा।
तो इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो मार्च 2020 के अंदर हुआ और ये एक बायलैटरल ट्रेड मैकेनिज्म है जो ये 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about interim budget? First, it is presented by the government in the parliament if the general elections are to come soon. Second, constitution does not allow the government to make changes in the tax regime in the interim budget. And the correct answer is A, one only. Second is incorrect. इंटरिम बजट कैसे किसे कहते हैं कि जो पूरा बजट जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे बजट जो है वो फरवरी मंथ में अनाउंस किया जाता है, लेकिन अगर मान लो कि मार्च खत्म होने से पहले अगर जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास पूरा फिस्कल ईयर नहीं है उस पर्टिकुलर बजट के अंदर जो एस्टिमेशन बताया है और खर्च करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरिम बजट जो है वो रिलीज करती है, फिर उसके बाद जैसे इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, तो तब जाके वो पूरा बजट जो है वो रिलीज किया जाएगा। तो इस टाइप के बजट को क्या कहता है? इंटरिम बजट कहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेजिम के अंदर इंटरिम बजट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अगर हम देखने जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो परमिट करता है कि अगर आपको इंटरिम बजट के अंदर टैक्सेस जो है वो चेंज करने आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया के इतिहास में जितने भी गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट रिलीज किया है किसी ने भी ऐसा ट्राई नहीं किया कि कोई टैक्स रेजिम जो है उसे चेंज किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो भी रिस्पेक्ट करती है कि अगले टर्म में शायद हम हो भी और ना भी हो, तो ये टैक्स रेजिम अगर हम चेंज करते हैं तो वो फिर से चेंज होने के चांसेस है। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं। आंसर इज ए, वन ओनली। तो अभी तमिलनाडु के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंटरिम बजट रिलीज किया है। तो ये पूरा उसी बजट के ऊपर है। आर्टिकल के अंदर पर्टिकुलरली तमिलनाडु से रिलेटेड जो सिचुएशन है वो बताई गई है, लेकिन ये सब कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर भी अभी इंटरिम बजट जो है वो रिलीज किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। और दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट, तो हम दूसरा क्वेश्चन उसके ऊपर देखेंगे। Which of the following statement is or are correct about vote on account? First, it is passed only after due discussions are conducted in the House. Second, it is an estimation of income and expenditure of the government for the next 2 months. And the correct answer is D, neither one nor two. दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए, वोट ऑन अकाउंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरिम बजट। इंटरिम बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, तो सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट जो है वो प्रेजेंट करती है। वोट ऑन अकाउंट के अंदर होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर कितने होंगे वही बताया जाता है। सो वोट ऑन अकाउंट गिव्स आइडिया अबाउट ओनली एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने की रहती है। प्लस वोट ऑन अकाउंट जो है उसके अंदर हाउस में कोई भी डिस्कशन नहीं होता, तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे बताया गया है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों दिखाता है। वोट ऑन अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर होते हैं। टोटल बजट की जितनी भी साइज है वोट ऑन अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1/6 साइज को आप एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखा सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी जो है वो 2 महीने की होती है। तो इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट का कंसेप्ट जो है वो भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि बजट क्या है, इंटरिम बजट क्या है, वोट ऑन अकाउंट क्या है। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, प्रोविजन फॉर फंड्स टू द PSUs, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इन बजट is a kind of indirect provisions for the people. Second, borrowings and interest payment obligations of PSUs are example of extra budget debt. And the correct answer is C, both 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट PSUs के लिए बजट के अंदर जो प्रोविजन करते हैं, तो इनडायरेक्टली ये प्रोविजन जो है वो लोगों के लिए किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई भी एक PSU का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल GSRTC, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब इसका मेन काम क्या है कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है
वो पूरी करना। अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को कम रेट पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। तो गवर्नमेंट खुद हमें पैसा नहीं देती, गवर्नमेंट क्या करती है, कॉरपोरेशन बनाती है। गवर्नमेंट ने ये जीएसआरटीसी जो है वो एस्टैब्लिश किया, और जीएसआरटीसी फिर क्या करेगी, वो कम रेट पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो लोगों को देंगे। तो गवर्नमेंट अगर जीएसआरटीसी को नहीं बनाती, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं होता, तो लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएसयू के लिए कोई भी प्रोविजन होता है तो इनडायरेक्टली ये किसके लिए है, वहां के लोगों के लिए है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अब अगर मान लो कि ये जीएसआरटीसी जो है उन्होंने मार्केट में से बहुत बड़ा डेट जो है वो लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भी पे करना बाकी है, तो अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में देखने जाए तो ये डेट जो है वो किसका हुआ, इस कंपनी का हुआ। लेकिन ये कंपनी जो है, ये पीएसयू जो है वो किसका यूनिट है, गवर्नमेंट का ही एक यूनिट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा बजट डेट कहेंगे, जिसे हम टेक्निकल टर्म में ऑफ बजट बोरोइंग भी कहते हैं, कि गवर्नमेंट का खुद का डेट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट का जो यूनिट है उसके ऊपर इतना ऑब्लिगेशन है। सो इट इज नोन एज एक्स्ट्रा बजट डेट। और इसको अगर हम पे करेंगे तो भी इसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा बजट प्रोविजंस ही कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली इसके अंदर बजट के अंदर इसको मेंशन नहीं करती। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो इसी आर्टिकल के एंड में ये जो पीएसयूज है उसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है वो एक्सप्लेन किया गया है, कि लोगों को फैसिलिटी देना ये एक टाइप से गवर्नमेंट क्या करती है, पीएसयू के द्वारा इनडायरेक्टली लोगों के लिए प्रोविजन करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ पीएसयूज के, कि उनके ऊपर कितने ऑब्लिगेशंस है। और यहाँ पे एंड में ये लिखा गया है कि अगर पीएसयू की फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी नहीं होगी तो इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट का डेट जो है वही इंक्रीज होता है। 7th question, which of the following statement is or are correct about Rabindranath Tagore? First, Rabindranath Tagore was awarded the knighthood title for his work on Gitanjali. Second, he was the first non-European to receive a Nobel Prize. Third, he gave national anthem to 2 countries. And the correct answer is B, second and third. First is incorrect. अब उन्होंने जो गीतांजलि के ऊपर लिटरेचर का वर्क किया था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर दिस गीतांजलि। नाइटहुड जो है वो तो ब्रिटिश राजा जो थे किंग जॉर्ज उनके द्वारा दिया गया था। सो ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों कंट्री का जो नेशनल एंथम है वो उनके द्वारा बनाया गया है। प्लस अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का नेशनल एंथम जिन्होंने बनाया है वो इनके ही एक स्टूडेंट थे, उनके द्वारा ये नेशनल एंथम बनाया गया है। आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। सो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं और वहाँ के जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ है तो उनको ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने एजेंडा के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर मेनली रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद एंड सुभाष चंद्र बोस को यूज़ किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस के ऊपर देखेंगे। Which of the following statement is or are correct about Subhash Chandra Bose? First, he was elected as the president of Indian National Congress twice. Second, the Azad Hind government established by him was recognized by Axis states. And the correct answer is C, both 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1938 और 39 ये दोनों के अंदर हरिपुर सेशन के अंदर और त्रिपुरी सेशन के अंदर उनको ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। सो ही वॉज इलेक्टेड ट्वाइस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो उनके द्वारा बनाई गई थी। खुद की करेंसी थी, खुद के पोस्टल स्टैम्प थे, सिविल कोड था, ये सब चीज़ें थी। और उनको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द एक्सिस स्टेट्स। एक्सिस स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जर्मनी, इटाली एंड जापान। ये 3 जो यूके एंड फ्रांस के खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर के अंदर स्टेट्स थे उनको क्या कहते हैं, एक्सिस स्टेट्स कहते हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2।
Ninth question, the West Container Terminal recently seen in news is related to which country? Option A Bangladesh, option B Sri Lanka, option C India and option D Iran. And the correct answer is B श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो कोलंबो पोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए इसका नाम है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट। तो पहले ये हुआ कि श्रीलंका ने ये तय किया था कि इंडिया और जापान की मदद लेके ये पोर्ट जो है उसे डेवलप किया जाएगा, लेकिन जब चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ा तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि इंडिया और जापान जो है उसकी अभी हेल्प नहीं ली जाएगी। अभी जो रिसेंटली नई गवर्नमेंट आई है वहाँ पे तो उन्होंने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया एंड नाउ दे अग्रीड कि अभी इंडिया एंड जापान जो है उसके साथ फिर से ये पोर्ट जो है उसे डेवलप किया जाएगा। 10th question, which of the following statement is or are correct? First, Union government is the owner of the airwaves used to send the signals at designated frequencies. Second, central government sells spectrum through competitive bidding. Third, once the spectrum are sold to a company, it can be used by the company to provide services for any number of years. And the correct answer is A, 1 and 2. थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए जैसे ये हम मानते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है तो उन सबके मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे जो एयरवेव्स है जिसका यूज़ किया जाता है एक डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई सिग्नल सेंड करना है तो उसके मालिक भी कौन है? यूनियन गवर्नमेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है कि ऐसे जो एयरवेव्स है उनको अलग अलग कंपनी को बेचते हैं। ये एयरवेव्स जो बेचे जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग, मतलब गवर्नमेंट के पास एयरवेव्स है लेकिन उनके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि किस तरीके से इसकी मदद से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जाए, और कंपनी जो है उनके पास ये फैसिलिटी है, उनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा उसको ये स्पेक्ट्रम जो है वो बेचे जाएंगे। अब इसका एक लिमिटेड टाइम स्पान होता है। अभी जनरली हम बात करें तो ये 20 साल के लिए किसी भी कंपनी को दिया जाता है। सो द कंपनी कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओनली फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स, इसलिए ये गलत होगा। आंसर इज ए, 1 and 2। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन के थ्रू 77,815 करोड़ रुपीस जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो इस वजह से ये अलग अलग बैंड विड्थ के स्पेक्ट्रम जो है वो बेचेंगे, इसलिए ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।